देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड तो जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है, टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। इसे 200 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 200 साल। आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की ये दिलचस्प कहानी। क्या है राज टाटा का। Tata Group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 में। आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले गुजरात में एक गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहे थे, बेचैनी थी इन्हें कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है कि अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना था कि इनकी डेस्टिनी है। इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र पर ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत से लड़के ऐसा करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फर्क ये था कि इनकी ऑलरेडी एक बीवी थी और बच्चा था। उन जमानों में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी, तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र पर इनका बच्चा हो गया था। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड से काफी आकर्षित हुए। देखते ही देखते जल्द ही अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता, इन्होंने इंश्योर किया कि अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे इस चीज पर। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन दे। तो अब नसरवान जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी एजुकेशन खत्म हुई, तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। आज के जमाने में ये चीज बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश में भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये साल 1859 था। एयर ट्रैवल इन्वेंट होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़ा ही लंबा जहाज से सफर तय करना पड़ता था। तो 1859 में जमशेद जी जब सिर्फ 20 साल के थे खुद, उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया। इंटरेस्टिंगली जमशेद जी भी अकेले नहीं थे, इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, इनकी एक बीवी थी और एक बच्चा था। तो बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था ये, अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाना, वहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था और ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर काम किया। इंडिया में ढेर सारी नई कॉटन मिल्स खोली, उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। ये होटल एक्चुअली में इंडिया का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसमें बिजली आती थी। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा ये होटल? वीडियो पॉज करके 2 सेकंड सोचो। सही जवाब है मुंबई में द ताजमहल होटल। आज के दिन तक ये इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में से आता है। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिसे आज तक मैच करना बहुत मुश्किल है। और मैं ये सिर्फ बिजनेस के सेंस में नहीं कह रहा हूं। आज के जमाने में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना तो बड़ी आम बात बन चुकी है। ढेरों आपको बिजनेसेस ऐसे मिलेंगे जो पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जमशेद जी ने एक शानदार लेगेसी बनाई, प्रिंसिपल्स और एथिक्स की भी। कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली नागपुर में। ये इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस करते हो, नई प्रॉब्लम्स इनकाउंटर करते हो, इन्होंने देखा कि इनकी इस नागपुर की कॉटन मिल में जो मजदूर काम करने लग रहे हैं वो बड़े ही आलसी हैं। छोटे छोटे बहाने देकर वो एब्सेंट हो जाते हैं, दिन में काम करने ही नहीं आएंगे। और कोई भी एक ऐसा दिन नहीं हुआ जहां पर 100% अटेंडेंस देखने को मिली हो सारे मजदूरों की, सारे वर्कर्स की जो इस मिल में काम कर रहे थे। अब आमतौर पर कोई बॉस क्या करता है ऐसी सिचुएशन में? अपने वर्कर्स को धमकाता
कहता कि टाइम पर आ जाओ नहीं तो फायर कर दूंगा तुम्हें, डराता डांटने का काम करता। लेकिन इन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा ही किया। इन्होंने देखा कि कोई तो रीजन होगा कि ये मजदूर इतने आलसी हो रखे हैं, अगर मुझे इन्हें और मोटिवेटेड बनाना है तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमेन सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। इन्होंने उनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ये इंश्योर करने के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी इन मजदूरों को पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट करी। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी मजदूर के साथ तो उसकी मेडिकल कॉस्ट इस एक्सीडेंट की वजह से कवर करी जाएगी कंपनी के द्वारा। इतना ही नहीं, इसके अलावा इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट्स डेज रखे, जिससे कि सारे मजदूर अपनी फैमिलीज को लेकर आए, एक दूसरे के साथ करीब हुए और उनमें एक कम्युनिटी की फीलिंग बने। ये सारी चीजें आपको सुनकर लगेगा कि आज तो बड़ी आम बात है ये, लेकिन याद रखिए कि किस जमाने में हो रही थी। बाकी दुनिया में 1800s के टाइम में वर्किंग कंडीशंस बहुत बुरी हुआ करती थी। इसकी बात मैंने डिटेल में करी थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म वाले वीडियोस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप बाद में जाकर देख सको। और कमाल की बात यहाँ पर यह थी कि ये खुद से खर्चा कर रहे थे इन सब चीजों का। अच्छा, फिर साल 1861 में क्या हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। इनडायरेक्टली ये जमशेदजी के बिजनेस के लिए एक अच्छी खबर थी। होता क्या था, इंग्लैंड ज्यादातर अपने कॉटन रॉ मटेरियल्स को अमेरिका से इंपोर्ट किया करता था, लेकिन क्योंकि सिविल वॉर चलने लग रही थी, सप्लाई बंद हो चुकी थी। तो जमशेदजी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट्स को डबल कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी दौरान इन्होंने लंदन में जाकर अपना एक ऑफिस भी सेटअप किया और काम करने लग गए। 4 सालों तक इन्होंने भरपूर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 4 सालों बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से आने वाली सप्लाई वापस चालू हो गई। इसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा और वो लॉसेज में जाने लगे। इन्वेस्टर्स उनके पीछे भागने लगे कि हमें अपना रिटर्न दो, हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए। जमशेदजी यहाँ पर डटे रहे। उन्होंने कहा वो मेक श्योर करेंगे कि सारे इन्वेस्टर्स को अपना रिटर्न मिले, बस थोड़ा टाइम मांगा उनसे। इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी को देखा और उन्हें काम करते रहने दिया। लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा कि जमशेदजी को 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर काम करना पड़ेगा, इवन दो वो कंपनी के मालिक है। बड़ी ही बेइज्जती वाली बात थी ये उनके लिए कि वो कंपनी के मालिक होते होते भी अपनी कंपनी में ही एज ए फिक्स सैलरी एम्प्लॉय काम करने लग रहे, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। ये दिखाता है कि जमशेदजी कितने डेडिकेटेड थे अपने बिजनेस को लेकर। और पता है क्या दोस्तों, उनके पिता भी ऐसे ही थे। नसर वांजी का कॉटन वाला बिजनेस जब अच्छा नहीं चल रहा था, इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया था इन्वेस्टर्स के पैसे वापस करने के लिए। और दोनों केसेस में ये डिसीजन सक्सेसफुल निकला। नसर वांजी और जमशेदजी दोनों ने अपने बिजनेस को बचा लिया और साथ में अपनी रेपुटेशन को भी। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर पैशन, डेडिकेशन और स्किल्स है तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जमशेदजी के कई सपने थे जो अपने जमाने के लिए रेवोल्यूशनरी थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सके। उन जमानों में रेसिज्म बहुत होता था। उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल खोल पाए, लेकिन उनके जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे इन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत से पहले। बाद में ये उनके बेटे थे दोराबजी टाटा, जिन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था और स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इसी टाइम के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश टैंक्स को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए। इनफैक्ट एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है यहाँ पर जो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन के द्वारा कही गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उन्होंने कहा था, टाटा स्टील सेव्ड अस। टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम भी जब गिरते थे टैंक्स पर, वो इन टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। और इसके बाद से टाटा स्टील नाम और भी ज्यादा पॉपुलर बन गया। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ग्रेट ब्रिटेन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बन चुकी थी टाटा स्टील की। और